आप कादीपुर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं और अपने क्षेत्र को देख रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा सर कि आपका संगठन क्या काम कर रहा है और किन परेशानियों से जूझ रहा है, उसके विषय पर आपके काम और आपके सुझाव प्लीज़। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई गुंजन मेहता और उनकी टीम ने जो इस तरह का कार्यक्रम रखा और गुरुग्राम के ऐसे महानुभाव, ऐसी करीम उन लोगों को यहाँ शामिल किया और इस मंच पे अपने सुझाव देने के लिए जो सरकार तक या प्रशासन तक नहीं पहुँच पाते, उसी बीच में हमारे मेन चीफ ब्यूरो भाई आदित्य राज को शामिल किया। तो हम समझते हैं कि हम जो यहाँ आज विचार रखेंगे और वह विचार हमारे प्रशासन तक पहुँच जाएंगे। तो मैं श्रीपाल शर्मा, अनऑथराइज एरिया जिसको बोलते हैं, उस औद्योगिक क्षेत्र से आता हूँ। कादीपुर इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान पद की जिम्मेदारी मेरी है और हम कई वर्षों से लगातार संघर्ष में हैं। पिछली सरकार से भी और मौजूदा सरकार से भी हम लगातार मिलते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं। बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत घूमते हो इधर उधर, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता हंस करके कि अभी तक रोड ही एक नहीं लगी हमारे एरिया में, कोई विकास, कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। तो ऐसे हमारे कादीपुर, बसई, दौलताबाद, बहरामपुर रोड, ऐसे कई औद्योगिक क्षेत्र हैं और गुड़गांव में नहीं पूरे हरियाणा में ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां 40-35 वर्षों से वो औद्योगिक क्षेत्र कटे हुए हैं और चल रहे हैं। 90% फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं, लेकिन सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। अब हमारे कादीपुर की बात लीजिए आप कि हमारे वहां से सिर्फ 400 मीटर मुश्किल से गंदा नाला है, गाडोली वाला। अगर उस नाले से सीवर लाइन जोड़ दी जाए डाल करके तो सारी समस्या खत्म हो जाए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। हमने बहुत प्रयास किया, सुझाव भी दिए हैं। एक बरसाती नाला डाल दिया, आज डलिया कल बंद हो लिया, वो करोड़ों रुपया वेस्ट हो गया। 2 महीने पुलिया बनने में लगे हैं, अब रोड का उद्घाटन हो गया, अब रोड वैसे बंद कर दिया। पहले रोड बंद था, अब 2 महीने के लिए फिर बंद हो गया है। तो कोई प्लानिंग नहीं है शहर के अंदर। जो पुराने लोग हैं, भाई जगतपाल जी कह रहे थे भाई 40 वर्षों से रह रहे हैं, लगभग यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सभी ऐसे हैं जो 40 वर्षों से रह रहे हैं। तो सभी ने गुड़गांव को बसते हुए देखा है, लेकिन गुड़गांव तो बढ़ गया, सुविधाएं नहीं बढ़ी, तो सभी परेशान है। और गुड़गांव में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि इसको सुधार कैसे किया जाए। अभी प्रवीण भाई बैठे, हम बात कर रहे थे कि इंदौर फर्स्ट आता है, कुछ भाई प्रयास करके गुरुग्राम फर्स्ट क्यों नहीं आ सकता। मैं कहता हूं अगर गुरुग्राम भी फर्स्ट आ गया इस हिंदुस्तान में तो फिर सारा सब कुछ डम्मी है, क्योंकि गुरुग्राम में ऐसा कहीं सिस्टम ही नहीं बन पा रहा है। एक बारिश होती है पूरे गुरुग्राम में पानी की तराई तराई हो जाती है। तो हम और भी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके मार्फत भी लोगों में प्रयास करते हैं। तो गुंजन भाई आपने जो ये प्रयास किया, कुछ महानुभावों को यहाँ इकट्ठा किया इस विचारणीय विषय के लिए, इस गहन विषय पर, मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करता हूं अपने संगठन की तरफ से। दूसरा, एक शहीद यादगार मंच की भी मेरी प्रधान पद की जिम्मेदारी है। हम उसकी तरफ से भी एक बहुत पहले हम ज्ञापन दे चुके हैं, सुझाव भी दे चुके हैं, कई सभाओं में भी बात उठाते हैं कि इस गुरुग्राम का नाम गुड़गांव से गुरुग्राम किया गया। कुछ भाइयों ने ये सवाल उठाया और लोगों ने सहमति दी और वो गुरुग्राम हो गया। तो गुरु द्रोण की ये धरती है। तो हमने सुझाव दिया था, प्रशासन को ज्ञापन दिया था, एसडीएम साहब को, कि गुरुग्राम की चारों तरफ जितनी भी सीमाएं दूसरे उससे जो हम जब एंट्री करते हैं तो उन महापुरुषों की स्टैचू लगे, फोटो लगे, गेट बने, द्वार बने। कहीं गुरु द्रोणाचार्य की लगे, कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगे, भगत सिंह की लगे, चंद्रशेखर आजाद की लगे, राम प्रसाद बिस्मिल की लगे, अशफाक उल्लाह खां की लगे। ऐसे महापुरुष हमारे आज़ादी आंदोलन के लाखों शहीद हुए हैं, उनको हम कैसे याद रख पाएंगे। हमारे लिए कल्पना बन जाएगी। हम रामायण महाभारत की जो बात करते हैं आज वो काल्पनिक लगते हैं कि क्या ऐसा भी हुआ होगा। हम कहते हैं हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उस ग्रंथ को पढ़कर और कोई समझाने वाला सही मास्टर, सही अध्यापक उससे बहुत कुछ सिखा देता है जो हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, और हम उनको अपने जीवन में अगर लागू करें तो ये जीवन बहुत सफल होता दिखाई देता है हमें। तो मैं आप सभी के सामने ये निवेदन करना चाहता हूँ, और खासकर आदित्य राज जी से
मैं कई बार न्यूज़पेपर में भी भेजता रहता हूँ ये, कि भाई उन महापुरुषों को याद रखने के लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर किसी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ लिया तो वो नौजवान अगर उसको रोजगार नहीं मिला तो हरासमेंट में आकर के वो आत्महत्या की तरफ नहीं जाएगा, वो संघर्ष करेगा, वो कमाएगा, वो खाएगा, कहीं ना कहीं मेहनत करेगा और वो अपने जुझारू रूप से लड़ेगा, सरकार से लड़ेगा, प्रशासन से लड़ेगा, किसी संगठन के माध्यम से अपना रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, जब हमारे सामने कोई आदर्श नहीं होगा, तो हम रास्ता भटक जाएंगे। तो नौजवानों को रास्ता दिखाने के लिए आज हमारा फर्ज बनता है कि हमने जो सीखा है तो वो आने वाली पीढ़ी को हम सिखाएं, और वो तभी हो सकता है। जैसे कुछ भाई सवाल कर देते हैं कि भाई मूर्ति लगाने से क्या हो जाएगा। आदर्श हमारे सामने है तो उसके आदर्शों पर चलने की हम कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ऐसे क्या गुण थे जो हम इसकी मूर्ति लगा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें समाज के अंदर हैं और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे भाई, जैसे ग्रीवेंस कमेटी की बात आई, मैं समझता हूँ ग्रीवेंस कमेटी में ज़्यादातर जो सरकार के नज़दीक लोग रहते हैं वही कमेटी में रहते हैं और वो खुल के सरकार के पक्ष की बात करते हैं, खुलकर बात नहीं कह सकते अपनी। हमने बहुत पहले जब अपनी युवावस्था में हम जोर शोर से लगे हुए थे, एक सुझाव दिया था और उसको लागू करवाया था कि जो वोट के नजदीक हैं, जो वोट बैंक की बात करते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो उन समस्याओं को नहीं उठाते हैं, न उस टाइप का आंदोलन करते हैं। तो नंबरदार जो थे गांव में, जैसे गांव में चबूतरे बना लेते हैं, गलियों को घेर लेते हैं, तो सरपंच को तो वोट की राजनीति करनी है, वो नहीं तड़वा सकता किसी का चबूतरा, इसलिए नंबरदार के नेतृत्व में कमेटी बनवाई और नंबरदारों ने वो फैसला लिया और वो चबूतरे तड़वाए। तो ऐसे ही गुरुग्राम में भी उन सामाजिक लोगों को, उन सामाजिक प्राणियों को आगे आना होगा, क्योंकि जो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, उसमें चाहे मैं भी हूं और कोई दूसरा भाई भी है, वो उस ढंग की बात नहीं कर सकते जो दूसरे लोग जिन्होंने चुनाव से कोई मेल नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरा समाज के लिए काम करना है। सवाल है मेरा आपसे, सवाल भी है और मैं उसमें आपसे सजेशन भी मांगना चाहूँगा। जिस तरह से हम उद्योग जगत की बात कर रहे हैं, आपने बोला अनऑथोराइज्ड कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, अनऑथोराइज्ड आपने 2 बार कहा जी। अनऑथोराइज्ड जब बात आती है तो क्या सरकार के लिए संभव है कि किसी अनऑथोराइज्ड एरिया को वो इतना इजीली रेगुलराइज कर सके? आपके आसपास कितना रेजिडेंशियल एरिया है? देखिए, सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार चाहे सब कुछ कर सकती है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता ये कहाँ से सरकार के ऊपर प्रेशर है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार पैदा करें। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो लोग स्वयं रोजगार किए हुए हैं, और जो थोड़ी देर पहले बात जगतपाल जी कह रहे थे कि भाई हम खुद ही अकाउंटेंट हैं, खुद ही मैनेजर हैं, खुद ही हेल्पर हैं और खुद ही ऑपरेटर हैं, हमें सारे काम समय पर खुद करने पड़ते हैं, हम उस औद्योगिक क्षेत्र के लोग हैं जो सभी काम को खुद देखना पड़ता है। हमारे पास 10-10 आदमी काम करते हैं। हमारा प्रश्न कुछ और है सर, हमारा प्रश्न ये है कि आपके औद्योगिक क्षेत्र के आसपास कितना रेजिडेंशियल एरिया है, क्या पॉपुलेशन है वहाँ, क्या आपके बारे में आपको हमारे बारे में क्षेत्र में जानकारी? रेजिडेंस कोई नहीं है। आपके आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है? क्षेत्र है 95% फैक्ट्रियां हैं, जो छोटी छोटी वर्कशॉप है जी, और एक स्टैंडर्ड है हमारे वहां लगभग 33 फीट की गलियां सारी जी। वो भी नहीं है कि भाई 10 फीट की गली में उसको ऑथराइज नहीं किया जाता, सब 33 फीट की गली और 90% एरिया बना हुआ है। जो हाउस टैक्स वगैरह और जीएसटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, सभी प्रकार के टैक्स वहाँ से दिए जाते हैं। तो हमने एक न्यूज़ के माध्यम से कहा था सरकार सिर्फ 1 महीने का जीएसटी हमारा छोड़ दे, उसी कलेक्शन में हम अपने एरिया का विकास कर सकते हैं, इतना हम रेवेन्यू देते हैं। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है इनका। श्रीपाल जी ने हमें बताया कि उनके क्षेत्र में अनऑथराइज होते हुए भी उनका संगठन पूरी सजगता के साथ कार्य कर रहा है और वो हर माध्यम अपना रहे हैं कि प्रशासन तक किस तरह से इस बात को ले जाया जा सके कि एक अनऑथराइज एरिया को जितनी जल्दी हो सके उसे रेगुलाइज किया जाए। अगर वो भी नहीं किया जा सकता तो कम से कम जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, सीवर, पानी, जो भी हमारा निकास का है क्षेत्र, कम से कम वो सब चीज़ें होनी चाहिए ताकि उद्योग जगत को एक अच्छा सहयोग मिल सके, उद्योग जगत और आगे बढ़े, लोगों के लिए काम रोजगार बढ़े। तो मैं इन्हीं शब्दों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर।